हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पार्लियामेंट से रिलेटेड कवर कराए। आर्टिकल 79 टू 100 हमने कवर कर लिया है और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। एंड आई थिंक पार्ट 5 के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। मेजर चंक है जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, वेकेशन ऑफ सीट्स के बारे में दिया गया है, इम्यूनिटी और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में दिया गया है, सभी बिल्स के बारे में दिया गया है। तो आज का सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही ब्रीफली हम ये देखेंगे कि पार्ट 5 किस तरह से डिवाइडेड है, तो उसका एक फ्लो चार्ट बना लेंगे क्विकली, ताकि आपको एक रिविजन भी हो जाए और आगे क्या क्या होने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस जस्ट बिगिन विद द वीडियो बिकॉज ऑलरेडी वी हैव टू कवर सो मच। बातचीत होती रहेगी। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को हम अब आगे कवर करने वाले हैं। अच्छा, रीजन क्या होता है, मैं पार्लियामेंट को हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसीलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि कुछ प्रोविजंस इसमें ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो स्टार्टिंग के प्रोविजंस प्री के पर्सपेक्टिव से बच्चे पढ़ लेते हैं और उसके बाद के जो प्रोविजंस हैं वो मेंस के पर्सपेक्टिव से और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टाइमिंग पूछते हैं इस सेशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको ठीक 12 बजे जो है रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। आपके ऊपर है, एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं और अगर आपका कोई बैकलॉग बन रहा है तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट में जाके। यू हैव ऑप्शंस कि आप 1.25 1.5x पे करके आप लेक्चर को देख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। हमारे टाइम पे अगर इतनी सारी फैसिलिटीज़ होती तो बहुत ही बढ़िया रहता। शुरू करते हैं सेशन। तो आर्टिकल 101 से लेकर के 122 दोस्तों हम लोग आज के सेशन में कवर कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक फ्लो चार्ट बना के हम एक बार देख लेते हैं कि पार्ट 5 में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कवर कर ली हैं और आगे थोड़ी हमारी बच भी रही हैं। तो दोस्तों पार्ट 5 की बात करी जाए, पार्ट 5 बात करता है यूनियन की। द यूनियन, द यूनियन का सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1 जो कि एग्जीक्यूटिव के बारे में डील करता है। एग्जीक्यूटिव कह लीजिए या एग्जीक्यूटिव कह लीजिए, दोनों सही होंगे। ये जो चैप्टर है आपका दिया गया है आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक की, आर्टिकल्स 52 से लेकर के 78 तक की, जिसमें सबसे पहला इसका जो आप कह लीजिए डिवीजन है वो है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 52 से लेकर के 73 तक की। फिर उसके बाद आपके जो चैप्टर है मैंने कवर भी करा दिया आपको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये आपको दिया गया है 74 से लेकर के, दो आर्टिकल्स है 74 और 75। फिर उसके बाद एक डिवीजन है वो है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया कहां से कहां तक की, आर्टिकल 76। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो कि दोस्तों दिया गया है 77 78 में ड्यूटी है पीएम की। इतना तैयार है। यूनियन का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है चैप्टर एग्जीक्यूटिव का। किसका? एग्जीक्यूटिव का। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग चैप्टर 2 पे आएंगे दोस्तों। चैप्टर 2 जो अभी हम कवर कर रहे हैं दैट इज पार्लियामेंट, दैट इज पार्लियामेंट। इसको हम लोग और ज्यादा डिवीजन करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड डिवीजन होता है इसका। हालांकि आपसे कभी डिवीजन नहीं पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन किस प्रकार से किया गया आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो डिवीजन है वो है जनरल। जनरल आपका है
79 से लेकर के 88, 79 से लेकर के 88, इसमें हम लोग ने सेंसस के बारे में देखा, कुछ मिनिस्टर्स की राइट्स के बारे में देखा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड पार्लियामेंट को कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सारी चीजें हमने जनरल में दोस्तों देख ली हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या? ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये कहां से कहां तक की है? ये है आपका आर्टिकल 89 से लेकर के 96, आर्टिकल 89 से लेकर के 98, आप लगा लीजिए 98 तक की। फिर उसके बाद मैंने आपको आर्टिकल 99 और 100 भी लास्ट लेक्चर में ही कवर करा दिया था। ये रिलेटेड है दोस्तों कंडक्ट ऑफ बिजनेस से। किससे? कंडक्ट ऑफ बिजनेस से। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें है आपका आर्टिकल 99 से लेकर के 100, ये भी हम लोगों ने कल कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आ जाएंगे अब जो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे, एक आ जाएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट हेड डिस्क्वालिफिकेशंस का। डिस्क्वालिफिकेशंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्वालिफिकेशन हमारा आ जाता है 101 से लेकर के 104। फिर उसके बाद प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस आ जाते हैं पावर, सब कुछ आपको पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलेगा। पावर, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज, पावर, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज, ये आपको देखने को दोस्तों मिलेगा 105 से लेकर के 106, 105 से 106। फिर उसके बाद आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आ जाता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बिल्स के रिगार्डिंग, ये है आपका 107 से लेकर के 111, 107 से लेकर के 111। इसमें आपका मनी बिल के डेफिनेशन आ जाती है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, फिर फाइनेंशियल मैटर्स का प्रोसीजर, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आज आप समझ जाओगे सारा बिल का जो भी प्रोविजंस है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। ये है दोस्तों 112 से लेकर के 117। और फिर आ जाता है प्रोसीजर जनरली, प्रोसीजर जनरली, इसमें आपका लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया गया 118 से लेकर के 122। ठीक है, ये कुछ डिविजन्स हैं, ये कुछ हेड्स हैं जिसके अंदर हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। पार्लियामेंट हम पढ़ते हैं 79 से लेकर के 122। दोस्तों 123 अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क यू 123 में हम लोगों ने क्या देखा था, तो क्या आपको याद है? डू यू गाइज रिमेंबर 123 में हम लोगों ने क्या देखा था? बताइए, 123 में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रेसिडेंट की कौन सी पावर थी 123 में? मैंने आपसे कहा था ना 123 और 213 याद रखना। तो 123 में हम लोगों ने क्या देखा था? 123 में था आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास 123 में है, और गवर्नर की पावर किस में है? गवर्नर साहब की पावर है हमारे आर्टिकल 213 में। ये डिवीजन कर लोगे आप लोग अच्छे से, रेडी कर लोगे? कैन आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू रिमेंबर ऑल दिस? तैयार रखिएगा इसको। और पार्लियामेंट में हम लोगों ने यहाँ तक की कवर कर लिया है दोस्तों, कंडक्ट ऑफ बिजनेस तक की, और आज हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों 3 हेड्स हैं जो डिवीजन है। पार्ट 5 है, कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर 5 है। पार्ट 6 है, कितने चैप्टर्स हैं? चैप्टर 6 है। तो पार्ट 3, 4, 4A, 5 और 6 बच रहा है। 6 के बाद के कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको खुद ही बेयर एक्ट से रीडिंग करनी पड़ेगी, उसको मैं क्लास में नहीं कवर कराने वाली हूँ। पॉइंटलेस है, पंचायत आ जाएगा, म्यूनसिपैलिटीज आ जाएगा नहीं। इसके बाद हम सीधे आई थिंक सेंटर स्टेट रिलेशंस पे जाएंगे, मैं आपको बता दूंगी, अपडेट हो जाएगा आपको। इसके बाद आपको जैसा मैंने बताया जो लेजिस्लेटिव पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर,
ऑर्डिनेंस चैप्टर 3 आ जाएगा आपका, आर्टिकल आपका आ जाएगा 123। ठीक बात है दोस्तों। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा प्यारा द यूनियन जुडिशरी, द यूनियन जुडिशरी, इसको हम लोग करेंगे डिटेल में। चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी, ये आपका आ जाएगा आर्टिकल 124 से लेकर के, आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 151 तक की, आर्टिकल 151 तक की। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आपका, अच्छा ये मैं मिस आउट कर गई, जी हाँ, ये है आर्टिकल 147 तक की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव वन मोर चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5। यस, चैप्टर 5 जो कि कैग से रिलेटेड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फॉर इंडिया, और ये है आपका 148 से लेकर के नाउ 151। तो ये कुछ डिविजन्स हैं, 5 आपके ये चैप्टर्स हो गए जो हम लोगों ने यहां से लेकर के यहां तक की देखे हैं। पार्ट 5 में दोस्तों भारी भरकम है संविधान, ऐसा हल्का फुल्का नहीं है कि एकदम आप लिया अवस्था चल दिए, नहीं, भारी भरकम रहेगा हिसाब किताब। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 एंड 5 ये हम कवर करेंगे, ये हमने देख लिया है, ये भी मैं आपको कवर करा दूंगी। ठीक है। तो पार्ट 5 मेरी जिम्मेदारी है, पार्ट 6 आप रीडिंग करिएगा, कहीं पे दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज का खेला अपना। सबसे पहले आ जाएगा आर्टिकल 101, आर्टिकल 101 बात करता है दोस्तों वेकेशन ऑफ सीट की। कब सीट को हम वेकेटेड मानेंगे? 4 तरीके से सीट वेकेटेड मानी जाती है। आपकी सीट 4 तरीके से वेकेटेड मानी जाएगी। डबल मेंबरशिप कर ली आपने, लोकसभा के भी मेंबर हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर हैं, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया आपका, आपने रिजाइन कर दिया या आप एब्सेंट हैं, आपने रिजाइन कर दिया या आप एब्सेंट हैं। तो आर्टिकल 101 कहता है कि कोई भी पर्सन जो है लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ मेंबर नहीं हो सकता है, और कोई भी बंदा जो है वो लोकसभा और राज्यसभा का भी मेंबर नहीं हो सकता है, साथ ही किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं हो सकता एक ही समय पे। अगर होगा तो आपकी सीट को हम क्या करेंगे? हम दोस्तों वेकेटेड मानेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन पे आइए, अगर कोई पर्सन आर्टिकल 102 के क्लॉज 1 या क्लॉज 2 के अंदर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, या फिर उसका डिस्क्वालिफिकेशन मान के चलिए किसी अन्य लॉ के अंदर भी हो रहा है, तो भी उसकी सीट को हम वेकेटेड मानेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई पर्सन अपनी सीट से रिजाइन कर देता है, बाय राइटिंग पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करके चेयरमैन या स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा और उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा, उसकी सीट क्या हो जाएगी दोस्तों? वेकेंट हो जाएगी। एब्सेंस की बात करिए तो 60 डेज का टाइम पीरियड दिया गया, ये याद रखिएगा आर्टिकल 101 के अंदर। कितना समय? 60 डेज। कितना समय? 60 डेज। A member of either house of the parliament is without permission of the house, he is absent from all the meetings, the house can declare his seat as vacant. Vacant मतलब खाली, finished, आपकी सीट वेकेंट है। चलिए आगे आ जाइए दोस्तों, अब हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, जब भी हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन 3 तरीके से होता है। संविधान में आर्टिकल 102, संविधान में शेड्यूल 10, और पार्लियामेंट का कोई भी लॉ, और इसके लिए बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। याद रहेगा? याद रहेगी बात मेरी? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बात हो गई डिस्क्वालिफिकेशन की। तो आर्टिकल 102 क्या कहता है? आर्टिकल 102 कहता है कि अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा, अगर वो बंदा कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रखता है। कहाँ पे? पब्लिक ऑफिस की बात करी गई है। भारत सरकार आपकी केंद्र सरकार के अंडर कोई ऑफिस होल्ड करके रखा है जहाँ पे मोटी पगार आ रही है, पैसा आ रहा है,
फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, या फिर किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी राज्य सरकार के अंदर, स्टेट ऑफ एमपी, यूपी, बिहार के अंदर भी आप क्या हैं, आप एक पोस्ट होल्ड करके रखे हुए हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने हुए। फिर उसके बाद देखिए, अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, और इस पे कई सारे केसेस भी हैं, उसको डिक्लेयर किया गया है एज बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद उसका दिवालिया निकल चुका है, बैंकरप्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, समझ रहे हो, तो फिर यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन उसका कर दिया जाएगा। आप भारत के नागरिक ही नहीं रहे, आप भारत के नागरिक ही नहीं रहे, या फिर आपको पार्लियामेंट के किसी अन्य लॉ के अंदर, आपको पार्लियामेंट के किसी अन्य लॉ के अंदर डिस्क्वालिफाइड घोषित किया गया है, घोषित किया गया है। मैंने आपको बताया पार्लियामेंट ने कौन सा कानून बनाया। अगर हम लोग बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हुआ था? क्या वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए थे? क्या वो अनसाउंड माइंड के थे? क्या वो इंसॉल्वेंट थे? क्या वो भारत के नागरिक नहीं रहे? नहीं, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था इस प्रोविजन के अंदर। इसको मद्देनजर रखते हुए, क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये तो आपका 10 शेड्यूल हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखिए क्या कहता है, जो अन्य लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, तो सेक्शन 8 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का है, वो कहता है कि अगर आप दो ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी करते हैं, अगर आप ब्राइबरी ले रहे हैं, मतलब आप पैसा ले रहे हैं वोट डालने के लिए, अगेंस्ट वोट डालने के लिए, या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपको ऐसे किसी मामले में किसी मतलब किसी ऑफेंस के लिए आपको सजा सुनाई जाती है, या फिर मान के चलिए आपको होर्डिंग के लिए, फूड अडल्ट्रेशन के लिए, ड्रग अडल्ट्रेशन के लिए अगर आपको सजा हो रही है, या फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर आपको सजा हो रही है, तो ऐसे मामले में आपका डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन अंटिल हिज रिलीज फ्रॉम दैट कन्विक्शन। अब राहुल गांधी जो आरजी हैं या रागा हैं, उनको फंसाया गया, मतलब उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वो हुआ इस क्लॉज के अंदर, डिस्क्वालीफाइज अ कन्विक्टेड पर्सन, जिनको 2 साल की सजा हुई। मैंने आपको बताया भी था पहले भी, सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कोई ऐसा मतलब हादसा हुआ था, या कोई ऐसी स्पीच में ऐसी बात निकली थी जिसमें आपको मैक्सिमम पनिशमेंट देनी थी, मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट देने की क्या रिक्वायरमेंट थी? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या उस नाम की कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है? कहा ऐसी तो कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कहा कि अग्रीव्ड पार्टी, जिसको यहाँ पे रेफर किया, डिफेमेशन किसका होता है? उसी पर्सन का हो सकता है जिसको रेफर किया गया है। तो कंप्लेनेंट या जो सजा के लिए क्लेम कर रहा है कि इनको सजा की जाए, तो आपके लिए तो वो स्टेटमेंट किया ही नहीं गया था, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था इसके अंदर, और फिर उनका जो एमपी का स्टेटस ले लिया गया था, फिर वो उसको रीइंस्टेट किया गया। दैट इज हिस्ट्री। आगे आइए। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं 10th शेड्यूल की जो बात है, एंटी डिफेक्शन लॉज। तो अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम मेंबरशिप इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर वो डिस्क्वालीफाइड है अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एंटी डिफेक्शन लॉज की बात करता है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट किया गया, आपको टिकट दिया गया, और आप खड़े हुए किसी एक्स पार्टी से, आप उस पार्टी से खड़े हुए और आप क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को आप छोड़ना चाहते हो, एंड कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप वोट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, मना कर दे रहे हो वोट देने को, और ये जो डिसीजन है ये आपकी पार्टी जिससे आप इलेक्ट हुए हो उस पार्टी के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रारी टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पार्टी, अगर ऐसा करते हो तो ये एंटी डिफेक्शन लॉज में ले डाउन किया गया है 10th शेड्यूल के अंदर, ये हम डिफेक्शन मानेंगे। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि अगर कोई इलेक्टेड मेंबर, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है, और वो क्या कर रहा है, किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, आया राम गया राम, क्या हुआ था याद है ना? तो इससे रिलेटेड केसेस मैं आपको नहीं करा रही हूँ, अगर आपको केसेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगी टेलीग्राम पे, वो आप ले लेना, बट आपको प्रोविजन जानना बहुत जरूरी है।
तो अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है और वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है। सिमिलरली नॉमिनेटेड मेंबर की बात करी गई है कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है 6 महीने का जो टाइम पीरियड दिया गया ना उसके बाद, तो भी वो डिफेक्शन के अंदर आएगा, तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है ऑन दी ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉज। 10 शेड्यूल इसके बारे में डिटेल में ले डाउन करता है, आप चाहे तो शेड्यूल को भी रेफर कर लीजिए। मेजर प्रोविजंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए जो आपके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो। तो आर्टिकल 102 हो गया आपका, 101 मैंने वेकेशन करा दिया। आगे आइए 103 डिसीजंस ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई सवाल उठता है कि कोई मेंबर मतलब किसी भी हाउस का जो मेंबर है वो डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये रेफर करा जाएगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा इस पे फाइनल होगा। बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन सच क्वेश्चन, प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कंसेंट जो है, ओपिनियन जो है वो लेता है, और शाल वर्ड यूज किया गया है, जो ओपिनियन आएगा इलेक्शन कमीशन का उसके अकॉर्डिंग ही उनको एक्ट करना है। कई बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो क्लॉज 2 के अंदर दिया गया है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी का डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करना है तो प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करता है। तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्यों? क्योंकि आज तक के संविधान में हम ये पढ़ रहे थे कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स साहित पीएम हेडेड बाय पीएम की एडवाइस पे चलता है, लेकिन इस क्लॉज के अंदर आर्टिकल 103 क्लॉज 2 के अंदर हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का नाम आता है, तो यहीं पे ट्विस्ट कर लेता है एग्जामिनर। याद रखना दोस्तों। आगे आइए 104 पेनल्टी की बात करता है, इसको ज्यादा मैं समय दूंगी नहीं, देख लीजिए इसको क्या हो गया भाई। अगर कोई पर्सन बैठ रहा है या वोट कर रहा है अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में और उसने आर्टिकल 99 के मतलब ओथ वोट नहीं लिया है और उसको ये पता चलता है कि इज नॉट क्वालिफाइड, दैट ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग मेंबरशिप, और आपको प्रोहिबिट किया गया है, तो यहाँ पे आपको हर दिन के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी ऑन विच ही सोस इट्स और वोट्स टू अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपए यहाँ पे लगेगा, एज अ डेट आपसे रिकवर किया जाएगा। ठीक है, यूनियन को आपका ये डेट ड्यू होगा। अब आ जाते हैं हम सबसे धमाकेदार आर्टिकल पे। आर्टिकल बात करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की। हाल ही में हम लोगों ने देखा था पार्लियामेंट के बाहर जो झड़प हुई थी, करंट गवर्नमेंट का कोई एमपी था और फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, और बहुत झड़प हुई और बहुत सारी बातें निकली कि हमें एंटर करने की प्रिविलेज है, हमारे पास कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, फिर हमारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ। तो व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, व्हाट इज प्रिविलेज, व्हाट इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, सब कुछ निकल के आता है आर्टिकल 105 से दोस्तों। आर्टिकल 105 यहाँ पे बात करता है पावर, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एंड ऑफ द मेंबर्स एंड ऑफ द कमिटीज देयर ऑफ, ये सब निकल के आता है, सब इसी का बखान करते हैं, सब इसी को मतलब एवरीथिंग कम्स फ्रॉम आर्टिकल 105। सबसे पहला क्लॉज क्या कहता है? कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस संविधान एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर। मान के चलिए कोई रूल वूल बना हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा पार्लियामेंट में। जी हाँ, हमें पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंट में सभी एमपीज के पास और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है उनके अंदर एमएलएस के पास होता है। सिमिलर प्रोविजन उधर स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लॉज 2 कहता है नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। किस लिए? उस लिए अगर मान के चलिए उन्होंने कुछ कहा है, उन्होंने कुछ कहा पार्लियामेंट में, कोई वोट दिया दोस्तों, गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट और एनी कमिटी thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of the parliament of any report। कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई है, अखबार छपा है, वोट या प्रोसीडिंग के बारे में यहाँ पे उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी जब ये चीज अथॉरिटी, हाउस की अथॉरिटी में करी गई है, अथॉरिटी ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बात समझ के चलिएगा, पहले क्लॉज में हमें पता चला कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है। दूसरी चीज, लाइबिलिटी नहीं होगी, जो भी आप कुछ कह रहे हो, जो कुछ भी आपने कहा है, वोट आपने दिया है, भाई वोटिंग होती है, हर चीज वोटिंग पे ही डिपेंड करती है। एक बिल, एक एक्ट प्रेसिडेंशियल असेंट से बनता है, लेकिन एक बिल असेंट के लिए जाने से पहले भी वोटिंग होती है, रेजोल्यूशंस पास होते हैं, माना जाता है कि भाई बिल पे सैंक्शन आप दे रहे हो, वोट दे रहे हो, साइन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बहुत सारे डिसीजंस इसी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। तो क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर आप वोट भी डाल रहे हो तो उसमें भी आपको प्रिविलेज मिला है।
नाउ लेट मी टेल यू देयर इज अ लैंडमार्क जजमेंट। मेरे बताने से पहले लेट मी सी कौन जवाब देता है नीचे कमेंट सेक्शन में। कौन से केस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ दोस्तों, कौन से केस की मैं बात कर रही हूँ? 2 केसेस हैं अभी, 7 जजेस बेंच, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच, 2024 मार्च में ये डिसीजन आया है। दोस्तों याद आ रहा है कि नहीं? अभी हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, 10 मिनट में कवर कर लेंगे, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आगे भी जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं देख लीजिएगा। इसके बाद अगर कोई ऐसा लैंडमार्क जजमेंट आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर देता है तो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं 2 केसेस की बात करूंगी। एक तो पीवी नारासिम्हा राव का जजमेंट है दोस्तों, जिसको रिसेंटली सीता सोरेन के केस में ओवरटर्न कर दिया। अब यहाँ पे वोटिंग से रिलेटेड क्या इम्यूनिटी है, सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। आगे आइए। तो ये 2 क्लॉजेस हो गए। थर्ड क्लॉज देखिए क्या कहता है। थर्ड क्लॉज सिंपली ये कहता है कि पावर प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज के मामले में जो भी मेंबर्स को कमिटीज को मिली हुई हैं, दे शैल बी सच, जो कि डिटरमाइन करी जाएंगी, डिफाइन करी जाएंगी पार्लियामेंट के द्वारा। और जब तक ये डिफाइन नहीं करी जा रही हैं तो वही सिमिलर प्रोविजंस रहेंगे, वही सिमिलर पावर और इम्यूनिटी रहेंगी जो यहाँ पे 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले रहे हैं। तो इसमें एक अमेंडमेंट करके डाला गया, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले जो भी इम्यूनिटीज थी वही रहेंगी, अगर पार्लियामेंट नहीं डिटरमाइन कर रहा है वैसे डिटरमाइंड है। फिर उसके बाद क्लॉज 4 क्या कहता है? क्लॉज 4 कहता है कि जो क्लॉज 1, 2 और 3 में हमने देखा वो अप्लाई करेगा इन रिलेशन टू पर्संस हु बाय वर्च्यू ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मान के चलिए संविधान में उनको पावर मिली हुई है, उनके पास राइट है पार्लियामेंट में बोलने का, एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, जो जैसे हमने आर्टिकल 88 में देखा, of the House of Parliament or any committee thereof as they apply in relation to the members of Parliament। तो सिमिलर प्रोविजंस उनके ऊपर भी अप्लाई करेंगे जिनको संविधान में पावर दी गई है कि आप पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, आप उनकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिमिलर उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। क्लियर? चलिए आगे आइए। अब देखिए जलवा, यहाँ पे ये कुछ लैंडमार्क केसेस हैं दोस्तों, ये केसेस आप ध्यान में रखिएगा। केशव सिंह का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, फिर राजा रामपाल का केस है, MSM शर्मा का केस है, पीवी नारासिम्हा राव जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूं अभी, और सब कमिटी ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ये कुछ केसेस हैं जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड है। आप चाहें तो इनको रेफर कर सकते हैं, इनकी डिटेल में भी जा सकते हैं, इनका पूरा फैक्ट्स भी देख सकते हैं। हम उसके ऊपर मतलब डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सीता सोरेन के केस के बारे में। 4 मार्च को दोस्तों 7 जजेस की बेंच थी, उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो इम्यूनिटी मिली है संविधान में, जो इम्यूनिटी मिली है संविधान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या MLAs को या MPs को, अगर उन्होंने ब्राइब ली है, अगर उन्होंने पैसा लिया है कुछ करने के लिए, पार्लियामेंट में वोट डालने के लिए, कुछ बोलने के लिए, अगेंस्ट वोट डालने के लिए, तो 4 मार्च को 7 जजेस की बेंच ने कहा कि ये इम्यूनिटी 105 के अंदर वहां तक की एक्सटेंड नहीं करती अगर आपने ऊपर से पैसा लिया हुआ है। इस केस के अंदर, सीता सोरेन के केस के अंदर 5 जजेस की बेंच, 26 साल पहले का जजमेंट था पीवी नारासिम्हा राव का, लेकिन आज तक के क्रिटिसाइज किया जाता था। 1998 का जजमेंट था पीवी नारासिम्हा राव वर्सेस स्टेट का लैंडमार्क जजमेंट था, जहां पे ये कहा गया था कि प्रिविलेजेस जो है, पैसा लेके भी अगर आपने कोई एक्ट किया है तो वहां तक की इम्यूनिटी आपको मिलेगी। है कि नहीं ये लैंडमार्क? वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस राइटिंग दिस जजमेंट व्हेन एवर यू आर राइटिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। आइए हुआ क्या, कहानी समझेंगे। बहुत मजेदार कहानी है, मैं आपको अश्योरिटी देती हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे, एक बार आप सुन लो। तो हुआ क्या, पीवी नारासिम्हा राव लेड कांग्रेस गवर्नमेंट थी 1993 में। राव की गवर्नमेंट के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ पार्लियामेंट में, जहां पे 251 MPs उनके पार्टी से थे। 13 वोट्स जो थे कमी पड़ रही थी, नारासिम्हा राव को 13 वोट की कमी पड़ रही थी मेजॉरिटी पाने के लिए, मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए 13 वोटों की कमी थी। लेकिन आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी सरकार सरवाइव कर गई। 1 साल के बाद खबरें छपने लगी कि भाई झारखंड के मुक्ति मोर्चा के जो चीफ है शिबू सोरेन, इनके फादर, सीता सोरेन के फादर एंड सेवरल अदर्स, उन्होंने ब्राइब ली थी नारासिम्हा राव के गवर्नमेंट से कि इनके फेवर में वोट दे दिया जाए ताकि नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट हो जाए। जनता दल के अजीत सिंह थे, उन्होंने यहाँ पे एक ब्राइब लिया था कि वो वोट नहीं डालेंगे, नॉट टू वोट इन दी नो कॉन्फिडेंस मोशन एट ऑल, वोट ही नहीं डालेंगे। जब केस अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 3 में से 5 जजेस की बेंच थी,
तो 3 जजेस ने यहाँ पे ये कहा कि जो लॉ मेकर्स हैं यानी कि एमपीज और एमएलएज, वो अगर पैसा ले रहे हैं, ब्राइब ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, और अगर वोट फॉर द कास्ट ऑफ देयर वोट, और पैसा लेके वोट डाल दिया, उस पैसे के हिसाब से ही वोट डाला, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है विथ इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 105, क्योंकि उनके सारे एक्शंस पार्लियामेंट में प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 105 के अंदर। अब देखिए क्या हुआ। अब इसमें एक कैच था। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि वो लोग जिन्होंने पैसा लिया और दोस्तों वोट ही नहीं डाला, जैसे कि अजीत सिंह ने पैसा लिया लेकिन वोट नहीं डाला, एंड दोज हु गेव द ब्राइब, जिन्होंने पैसा दिया है, ब्राइब दी है, रिश्वत दी है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आर्टिकल 105 क्या कह रहा है, ये देखिए, एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट और एनी कमिटी एंड नो पर्सन शैल बी सो लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन। कुछ भी कहा हो, कोई भी वोट आपने दिया हो, ये जरूरी होना चाहिए, है कि नहीं है। बट यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई उन्होंने जब कुछ किया ही नहीं है तो उनको हम प्रिविलेज देंगे नहीं, यहाँ पे उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी जिन्होंने, अरे भाई मान के चलिए मेरा आपका बातचीत हो गई, मैंने कहा कि भाई इससे रिलेटेड अगर बिल आएगा या मोशन आएगा तो आप पैसा ले लो 1 लाख रुपए, आप कुछ वोट ना डालना। भाई ये मेरी आपकी बात है ना, आपने पैसा ले लिया और वाकई आपने वोट नहीं डाला। जब मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने कहा जिसने पैसा लेके वोट डाला वो तो प्रोटेक्टेड है, जिसने पैसा लेके वोट नहीं डाला वो नहीं प्रोटेक्टेड है। अब देखिए, the majority held that the members of parliament were protected from all civil and criminal proceedings that even a remote connection with their vote or speech in parliament. Since Ajit Singh did not cast a vote, this protection was not extended to him. ये जजमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया दोस्तों। आगे देखिए, अब 2012 में क्या हुआ, यहां से शुरुआत होती है इस केस की, सीता सोरेन के केस की। इस टाइम पे इनकी बहू थी, सॉरी इनकी बेटी नहीं थी, सीबू सोरेन डॉटर इन लॉ एंड झारखंड मुक्ति मोर्चाज एमएलए सीता सोरेन यहाँ पे इन्वॉल्व थी। 2012 के राज्यसभा इलेक्शन में शी अलेजली टुक अ ब्राइब टू वोट फॉर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। पैसा ले लिया कि हम वोट डालेंगे आपके लिए, लेकिन जब पैसा ले लिया उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी के मेंबर के लिए वोट करा। झारखंड हाईकोर्ट में मामला गया, झारखंड हाईकोर्ट ने उनको इम्यूनिटी देने से रोक लिया, कहा हम इम्यूनिटी नहीं दे पाएंगे 105 की। इन्होंने क्या करा, झारखंड हाईकोर्ट ने पीवी नारासिम्हा राव के जजमेंट को इंटरप्रेट किया, बट इंटरप्रेट कैसे किया भाई, पीवी नारासिम्हा राव के वर्डिक्ट में क्या कहा गया, आपने एक्ट किया है, प्रिविलेज है आपके पास। इन्होंने क्या कहा, इंटरप्रेटेड नारासिम्हा राव जजमेंट टू मीन दैट नॉट वोटिंग एट ऑल एंड नॉट वोटिंग पर द कंडीशन। आपने जिस लिए पैसा लिया था अगर आपने उसके लिए भी वोट नहीं किया है तो भी आपके पास इम्यूनिटी नहीं रहेगी। बोथ इंस्टेंसेस वर दी ब्राइब एंड वोट हैड नो नेक्सस विद अनदर, इसीलिए आपको प्रिविलेज हम नहीं देंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। अब क्या हुआ, सिंस सीता सोरेन डिड नॉट एक्ट फॉर द कंडीशंस ऑफ द ब्राइब दैट शी रिसीव, शी डिड नॉट क्वालिफाई फॉर इम्यूनिटी, ये सुप्रीम कोर्ट चली गई। 2023 सितंबर में 5 जजेस की बेंच ने, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लीड कर रहे थे, उन्होंने पहले आर्ग्यूमेंट्स को हियर किया। काउंसिल इन द केस दे नोटेड दैट पीवी नारासिम्हा राव जजमेंट नीडेड रिकंसिडर। ये समझ में आ गया था कि अब नारासिम्हा राव जजमेंट जो है उसको रिकंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक अपसर्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पे लॉ मेकर्स को प्रोसिक्यूशन से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भले ही क्यों ना उन्होंने ब्राइबरी करी है। सिंस नारासिम्हा राव 5 जजेस की बेंच थी, इसीलिए हमें एक हायर बेंच क्रिएट करनी पड़ी, दैट इज 7 जजेस बेंच। इसको रिकंसिडर करने के लिए 7 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई और 2 दिन ओवर 2 days इन अक्टूबर 2023 आर्ग्यूमेंट्स हुए। 5 महीने के बाद 4 मार्च को वर्डिक्ट आया है, जहां पे ओवरटर्न कर दिया नारासिम्हा राव जजमेंट को। 7 जजेस की बेंच ने कहा नारासिम्हा राव जजमेंट जो है एक पैराडॉक्सियल आउटकम है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन आपने क्रिएट कर दिया उन लोगों के बीच में जो ब्राइब ले रहे हैं और फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं एंड परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू इट, एंड दोज हु रिसीव्ड अ ब्राइब, पैसा ले रहे हैं और अग्री टास्क ही नहीं कर रहे हैं। तो भाई ऐसा काम मत करिए, ये गलत है, और उसको ओवरटर्न कर दिया। याद रहेगा सीता सोरेन का केस, यही मेरा पॉइंट था आपको बताने का। अगर मैं इसको आपके नोट्स में नहीं रखूंगी, बस इतना आपको पता चल गया, कहानी आपको पता चल गई, तो आप याद रखिएगा सीता सोरेन का ये केस है। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं, इन्होंने पीसी एक्ट के बारे में बात करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑफेंस ब्राइबरी है वो कंप्लीट हो जाता उसी टाइम
जैसे ही इलीगल ग्रेटिफिकेशन आपने रिसीव किया है, अब एक्ट परफॉर्म हुआ है, नहीं हुआ है, किया है, नहीं किया है, वो मतलब नहीं है। फर्दर यहाँ पे बेंच ने क्लैरिफाई किया कि जो पर्पस है इम्यूनिटी का वो ये इंश्योर करना है कि सेफगार्ड देना, ताकि लोग अपने व्यूज पीओवीज एक्सप्रेस कर पाए। आप तो यहाँ पे बिल्कुल इनको प्रोसिक्यूशन से बचाने में लगे हुए हैं। पैसा लेने के बाद भी ब्राइबरी बड़ी चीज होती है कि नहीं होती है? डाटा। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा, जजमेंट ने यहाँ पे ले डाउन किया 2 फोल्ड टेस्ट डिटरमाइन करने के लिए कि इम्यूनिटी हम कब देंगे। पहला, जो एक्ट जिसके लिए इम्यूनिटी क्लेम करी जा रही है वो हाउस के कलेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, आपका पर्सनल कोई एजेंडा नहीं हो। साथ ही इम्यूनिटी सॉर्ट शुड हैव फंक्शनल रिलेशनशिप, आपकी ड्यूटी जो आपकी एज ए लेजिस्लेटर ड्यूटी है उसके अकॉर्डिंग आप ये फंक्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बस चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 106 की। आर्टिकल 106 यहाँ पे सैलरी अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स के बारे में बात करता है। तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे सैलरी अलाउंसेस दिए जाएंगे, जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा जब तक कि प्रोविजन नहीं बनाया जा रहा है इससे रिलेटेड। बेसिकली यही कहा गया है, एंड कंडीशंस आर इमीडिएटली बिफोर, और अगर मान के चलिए नहीं बनाया गया तो जो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो ले डाउन किए गए थे प्रिंसिपल वही अलाउ किए जाएंगे और सैलरीज एंड अलाउंसेस। आगे आ जाइए। एक 107 में देखिए क्या दिया गया है। अब हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, इफ यू रिमेंबर। आर्टिकल 107 यहाँ पे प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स के बारे में ले डाउन करता है। कहता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 109 एंड 117 विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स, a bill may originate in either house of the parliament, subject to provisions of article 109 and 117, ठीक, जो कि मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है। जो ऑर्डिनरी बिल है आपका वो सिर्फ ओरिजिनेट हो सकता है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। तो कैटेगरीज ऑफ बिल यहाँ पे हमें पता लगता है, यहीं से पता लगने लगता है। बिल फाइनेंशियल होता है, फाइनेंशियल में भी कैटेगरीज है, अदर फाइनेंशियल बिल्स और मनी बिल्स, या फिर बिल ऑर्डिनरी हो सकता है। तो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ऑर्डिनरी बिल्स आ सकते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108 और 109, अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जब तक कि दोनों हाउसेस उसको अग्री नहीं करते हैं, आइदर विद अमेंडमेंट विदाउट अमेंडमेंट, और जरूरी यह है कि दोनों हाउस यहाँ पे अग्री करें। अगर कोई बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में, वो सिर्फ इस कारण लैप्स नहीं करेगा कि हाउसेस का प्रोरोगेशन हो गया है, इस वजह से बिल लैप्स नहीं करेगा, प्रोरोगेशन ऑफ हाउसेस हो गया। अगर कोई बिल पेंडिंग है राज्यसभा में जिसको पास नहीं किया गया है, विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा, ये लैप्स नहीं करेगा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, अभी लोकसभा में उसको पास नहीं किया गया है, और अगर मान के चलिए लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो लैप्स नहीं करेगा। अगर कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग है या फिर उसको लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा में पेंडिंग है, चाल सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108 लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, अ बिल विच इज पेंडिंग इन द लोकसभा और विच हैविंग बीन पास्ड बाय लोकसभा इज पेंडिंग इन राज्यसभा। अगर हाउस ऑफ पीपल का डिसोल्यूशन हो रहा है तो वो लैप्स कर जाएगा। इससे हमें कुछ चीजें निकल के आती हैं दोस्तों, क्विकली लर्न कर लीजिएगा प्लीज, इसको एज इट इज रख लीजिएगा। मैं आपको खुलेआम कह रही हूँ, इसलिए कि इसमें कोई इफ बट नहीं है, सीधा सीधा नंबर मिलना है। कोई बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग है, भले ही वो ओरिजिनेट हुआ हो लोकसभा में या ट्रांसमिट किया गया हो राज्यसभा के द्वारा, ये लैप्स कर जाएगा अगर डिसोल्यूशन हो जाता है। अगर कोई बिल लोकसभा में पास कर दिया गया है लोकसभा के द्वारा लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, वो भी लैप्स कर जाएगा। अगर कोई ऐसा बिल है जो कि पास नहीं किया गया दोनों हाउसेस के द्वारा, कोई डिसएग्रीमेंट है, एंड इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड कि एक जॉइंट सिटिंग कराएंगे बिफोर द डिसोल्यूशन और लोकसभा डिसॉल्व कर जाती है, वो भी लैप्स नहीं करेगा। अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, अभी लोकसभा में पास नहीं हुआ है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लैप्स नहीं करेगा। अगर कोई बिल दोनों हाउसेज में पास कर दिया गया है, प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए पेंडिंग है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, लैप्स नहीं करेगा। अगर कोई बिल दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है लेकिन प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया है रिकंसिडरेशन के लिए, ये भी लैप्स नहीं करेगा। बस सिंपल है। लैप्स कब करता है? अगर कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा में
और डिसॉल्व हो जाता है लोकसभा, और अगर कोई बिल लोकसभा में पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो लैप्स कर जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ज्वाइंट सेशन देखेंगे। ज्वाइंट सेशन किस लिए किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डेडलॉक जो दोनों हाउसेज में किसी बिल से रिलेटेड अराइज हुआ है ना, उसको खत्म करने के लिए बुलाता प्रेसिडेंट है, हेड स्पीकर करता है। ये कुछ पॉलिटी है इसके अराउंड, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 108 के अंदर ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात करता है, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग। क्यों? क्योंकि बिल से रिलेटेड जो डेडलॉक है, जो डिसएग्रीमेंट है, उसको दूर करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे प्रेसिडेंट बुलाते हैं और प्रिसाइड यहाँ पे स्पीकर करते हैं। स्पीकर अगर एब्सेंट और डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, और अगर दोनों ही एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के कर सकते हैं। आगे आइएगा, तो ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के अंदर दिया गया है। In certain cases, if a bill has been passed by one house and transmitted to other house and the bill is rejected by the other house, ऐसे में अगर कोई dispute arise हुआ है, the houses are finally disagreed as to amendments to be made in the bill, disagreement है, more than 6 months have elapsed from the date of reception of the bill by the other house without the bill being passed by it. तो भाई बिल आपने भेज दिया है, अब 6 महीने गुजर गए, आपने कुछ एक्ट ही नहीं कर रहे हो उस पर, तो यहाँ पे इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। द प्रेसिडेंट में अनलेस द बिल हैज इलेप्ट बाय रीजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, हाउस ऑफ पीपल का डिसोल्यूशन हो रहा है लोकसभा का, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर अदर कोई मामला है तो यहाँ पे नोटिफाई करेंगे मैसेज के द्वारा, इफ दे आर सिटिंग, और बाय पब्लिक नोटिफिकेशन इफ दे आर नॉट सिटिंग, हिज इंटेंशन टू समन। ज्वाइंट सिटिंग के लिए बताएंगे कि भाई हमारा ये इरादा है। ये जो प्रोविजन आर्टिकल 108 का है, ये मनी बिल के मामले में अप्लाई नहीं करता है। तो क्या मनी बिल के मामले में ज्वाइंट सिटिंग होगी? सवाल आपके लिए, क्या मनी बिल के मामले में ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है? द क्वेश्चन इज लेफ्ट ऑन यू। आर्टिकल 109 पे आ जाइए। आर्टिकल 109 बेयर एक्ट से देखोगे तो ये कुछ चीजें निकल के आती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज, मनी बिल्स जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। जैसे ही पास हो जाते हैं बिल लोकसभा से, अ मनी बिल इज सेंट टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर रिकमेंडेशन। मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, जैसे ही लोकसभा उसको ट्रांसमिट करता है राज्यसभा को, तो रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है। राज्यसभा के पास क्या लिमिट है, क्या हैसियत है राज्यसभा की? सिर्फ 14 दिन की हैसियत है। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज 14 days टू सेंड द बिल बैक विथ इट्स रिकमेंडेशन। अपनी राय मशवरा देके 14 दिन के अंदर अंदर भेज दीजिएगा। अगर लोकसभा आपके कोई रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है तब तो ठीक है, उस चेंजेस के थ्रू हम उसको पास कर देंगे। अगर लोकसभा जो है रिजेक्ट करता है आपके रिकमेंडेशंस को, तो यहाँ पे बिल पास किया जाएगा ओरिजिनल फॉर्म में, हमने नहीं माना। अगर राज्यसभा यहाँ पे रिटर्न ही नहीं करता है बिल 14 दिन में, इट इज ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड कि जो ओरिजिनली हमने पास किया था बिल, वो पास हो गया है। जो हमने भेजा था आपको ना, वही पास हुआ है। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि लोकसभा का फाइनल से होना चाहिए मनी बिल में। स्पेशल प्रोसीजर रिगार्डिंग मनी बिल्स। बात समझ में आई? इजी है, चारों चीजें समझ में आ गई। इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा, जैसे ही पास हो गया आप रिकमेंडेशंस के लिए भेजो, 14 दिन का टाइम है। मान रहे हो ठीक है, नहीं मान रहे हो वैसे ही पास करेंगे। 14 दिन तक नहीं भेजा तो हम ऐसे ही पास कर दें, सिंपल सी बात है। आगे आइए। इसके बाद जो डेफिनेशन है दोस्तों, आपको इसको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। बाय हार्ट लर्न इट। यूपी जुडिशरी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, अराउंड 12 नंबर का क्वेश्चन था, जीके में पूछ लिया था। डिफाइन मनी बिल्स। अब डिफाइन लिख दिया कहीं पे, तो डिफाइन में आप कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 110 के अलावा कहीं नहीं जा सकते हो। आपको मूव करने का हक नहीं है। क्लॉजेस तो भले ही मत लिखो, लेकिन अंदर के इंग्रेडिएंट्स लिखने पड़ेंगे, कोई इफ बट नहीं है उसमें। सिंपली एक्सप्लेन में आपके पास ऑप्शन आ जाता है, एक्सप्लेन, ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन जहां पे लिखा है डेफिनेशन, भाई गया। तो इससे अच्छा कि आपको कोई दुविधा हो, इससे अच्छा है कि भाई लर्न कर लो। तो क्लॉज 1 है, इसमें देखिए कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल। देखिए मनी बिल कुछ भी नहीं है। मनी बिल तभी वो मनी बिल होता है जब उसके अंदर वो प्रोविजंस होंगे जो अभी मैं बताऊंगी। सिंपली व्हाट इज मनी बिल? सबसे पहला क्लॉज यही कहता है कि अगर ये प्रोविजंस उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो मनी बिल है। क्या प्रोविजंस है? जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसे कि इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, कोई टैक्स का है,
the regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India, या कोई amendment with law respect to any financial obligations, सरकार ने कोई financial obligations लिए हैं, उसका कोई amendment हो रहा है, कोई guarantee है, borrowing of money है. अब सी पॉइंट देखिए क्या कहता है, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड. कंसोलिडेटेड फंड क्या है? भारत सरकार का बैंक है, एक तरह से अकाउंट है. तो कंसोलिडेटेड फंड की कस्टडी या कंटिजेंसी फंड की जो कस्टडी है, पेमेंट ऑफ मनी इनटू विड्रॉल हो रहा है, उससे मनी बिल हो जाएगा. अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी इज आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, मान के चलिए कंसोलिडेटेड फंड से कुछ पैसा हम अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, वो. डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर, कि भाई ये खर्चा कंसोलिडेटेड फंड पे है, वो अब कोई एक्सपेंडिचर का पैसा हम बढ़ा रहे हैं, वो भी मनी बिल हो जाएगा. रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड हो जाएगा. पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स मनी बिल. एनी मैटर इंसिडेंटल, सिमिलर टाइप का कोई भी मैटर होगा, जी पॉइंट हमें ये बताता है कि सिमिलर पॉइंट का कोई भी मैटर होगा वो भी मनी बिल के अंदर आ जाएगा. आगे आइए, क्लॉज 2 देखिए क्या कहता है. क्लॉज 2 कहता है अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल. कोई भी बिल मनी बिल नहीं होगा, सिर्फ इस रीजन से कि उसमें इम्पोजिशन ऑफ फाइन लगाया गया है, कोई पेनल्टी लगाई गई है, पेमेंट ऑफ फीस, लाइसेंस इससे रिलेटेड है, या इस वजह से उसको हम मनी बिल नहीं मांगेंगे कि मान के चलिए उसमें कोई इम्पोजिशन है, अबॉलिशन है, रेमिशन है, ऑल्टरेशन है, चेंजेस कर रहे हो आप, रेगुलेट कर रहे हो किसी टैक्स को किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, किसी लोकल पर्पस के लिए, वो मनी बिल नहीं होगा. क्लॉज 3 कहता है कि अगर कोई भी सवाल क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, तो ऐसे में लोकसभा का जो स्पीकर है उसका डिसीजन यहाँ पे फाइनल होगा. कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, उस पर किसका डिसीजन होगा? पीएम, प्रेसिडेंट नहीं, लोकसभा का स्पीकर का, क्योंकि लोकसभा का बहुत फाइनल से है मनी बिल के मामलों में. लास्टली यहाँ पे हर मनी बिल पे एंडोर्समेंट होगा जब उसको ट्रांसमिट किया जाएगा राज्यसभा को आर्टिकल 109 के अंदर, एंड व्हेन इट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट आर्टिकल 111 के अंदर, द सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा साइंड बाय हिम दैट इट इज अ मनी बिल. तो ये एंडोर्समेंट होगा हर मनी बिल पे कि भाई ये मनी बिल है. जब आप उनको राज्यसभा भेज रहे हो, जब आप उनको प्रेसिडेंट को भेज रहे हो, कि उनको पता चल जाए कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी खर्चा पानी लगना है. ठीक, बात समझ आ गई. अब इसके बाद दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है. ये आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे सिंपल वे में आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे. ये 8 डिफरेंसेस हैं, 9 डिफरेंसेस हैं, और इन 9 डिफरेंसेस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल एग्जैक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वही प्रोविजंस को हमने उठा के और डिफरेंसेस क्रिएट करे हैं. तो वी विल नॉट बी कवरिंग देम हियर, यू कैन स्टडी इट ऑन योर ओन. आगे आ जाइए. फिर उसके बाद दोस्तों हम असेंट टू बिल्स की बात करते हैं. आर्टिकल 111 जो फंक्शन है प्रेसिडेंट का. तो एक बिल एक्ट कब बनता है? जब प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाता है. वी ऑल नो दैट. व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अब उसको हम प्रेसिडेंट को देते हैं. प्रेसिडेंट यहाँ पे डिक्लेयर करेगा कि वो असेंट दे रहा है बिल को, या फिर वो अपना, उसके पास पावर होती है ना विथ होल्ड करने की असेंट, तो वो विथ होल्ड कर रहा है या असेंट दे रहा है, दोनों यहाँ पे वो बता देगा. प्रोवाइजो यहाँ पे कहता है कि जो प्रेसिडेंट है एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही उसको यहाँ पे बिल मिलता है असेंट के लिए, वो चाहे वो रिटर्न कर सकता है बिल. प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए अगर उसके पास कोई बिल गया है तो उसके पास उस बिल को रिटर्न करने की पावर है. लेकिन कब? अगर वो मनी बिल है क्या वो उसको रिटर्न कर सकता है? नहीं. अगर वो मनी बिल है तो उसको रिटर्न नहीं कर सकता है. अब जब वो आप कोई ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न कर रहे हो तो उसमें आप मैसेज लिखोगे, बताओगे कि आप क्यों रिटर्न कर रहे हो, क्या आपको चेंजेस करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्यों रिकंसिडर करवाना चाहते हो, कोई स्पेसिफाइड प्रोविजंस हैं, विल कंसिडर द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनी सच अमेंडमेंट्स, सारी चीजें उसमें बता देगा. अगर कोई बिल यहाँ पे रिटर्न किया गया है, जो हाउसेज हैं उसको रिकंसिडर करेंगे अकॉर्डिंगली, और अगर बिल पास कर दिया गया है, वापस से आ गया प्रेसिडेंट के पास असेंट देने के लिए, अब उनकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाएगी. अब उनको वही असेंट, उसी बिल को असेंट करना पड़ेगा जिसको आपने वापस भेजा था, उसमें कोई अमेंडमेंट करे नहीं गए. ठीक है. अब प्रेसिडेंट यहाँ पे अपना असेंट विथ होल्ड नहीं कर सकता. असेंट टू बिल का प्रोवाइजो ये कहता है. 111 क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये आर्टिकल्स बहुत प्यारे आर्टिकल्स हैं, लोग बड़े घबराते हैं, इन तक पहुंचते ही नहीं है. इनको क्या करते हैं, इनको बढ़ा के निकल जाते हैं. आगे आइए. 112 देखिए. 112 बजट के बारे में बात करता है. अब बजट में क्या है? बजट पेश किया जाता है, आप जानते हो 3 सेशंस होते हैं. बजट सेशन, बजटरी सेशन होता है, विंटर सेशन होता है और मॉनसून सेशन होता है आपका. इन सेशंस में बहुत सारी मीटिंग होती है. 112 में मैनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं.
सॉरी गाइस। तो क्लॉज 1 यहाँ पे कहता है प्रेसिडेंट शाल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल यहाँ पे दोनों हाउसेस के सामने एक स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर, खर्चा पानी क्या सरकार का होने वाला है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे एज, इसका नाम होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी एस्टिमेट्स हैं खर्चा पानी क्या होने वाला है वो आपके बजट में होंगी और वो उसको अलग अलग दिखाया जाएगा। जैसे ये बताया जाएगा कि क्या क्या खर्चा होने वाला है हमारे संविधान के अंदर एज एक्सपेंडिचर, मान के चलिए उसको हम चार्ज करेंगे ना अपने, अब मेरे अकाउंट पे चार्ज होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होगा, तो ये भारत सरकार का अकाउंट है। द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर, मान के चलिए और कोई खर्चा होना है जो कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड से होना है। एंड शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर, बेसिकली आप सारा डिविजन करके बताओगे, यहाँ पे प्रॉपरली अलग अलग होगा। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, क्या क्या होगा, जैसे मान के चलिए जो प्रेसिडेंट की तनख्वाह है या कोई अदर एक्सपेंडिचर उनके ऑफिस से रिलेटेड है वो चार्ज किया जाएगा। जो चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की जो सैलरीज अलाउंसेज है वो चार्ज करी जाएंगी। कोई भी ऐसा डेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइबिलिटी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो सिंकिंग फंड चार्जेस होते हैं, रिडेम्पशन चार्जेस जो बैंकिंग जानते हैं, आप जानते होंगे, और कोई और खर्चा है रिलेटिंग टू रेजिंग ऑफ लोन्स एंड ऑल, सर्विस, रिडेम्पशन ऑफ डेट, ये सारे कंसोलिडेटेड फंड के खर्चे होंगे। इसके अलावा देखिए क्या क्या होगा, इसके अलावा मान के चलिए सैलरी अलाउंसेस, पेंशन जो कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, जो पेंशन जजेस को हम देते हैं फेडरल कोर्ट के, अब तो खैर ये नहीं रहा, जो भी पेंशन जो जजेस हाई कोर्ट के दिए जाते हैं with respect to the area included in the territory of India or which at any time before the commencement of the constitution in relation to any area, गवर्नर के प्रोविंस में, अब ये हमारे वहाँ एप्लीकेबल उतना ज़्यादा होता नहीं है। फिर उसके बाद ऑडिटर, कैग की जो सैलरीज हैं वो भी चार्ज करी जाएंगी। अब कोई भी जजमेंट, डिक्री या कोई अवार्ड, किसी कोर्ट का आर्बिट्रल अवार्ड है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो खर्चा लगेगा वो भी चार्ज किया जाएगा हमारे अकाउंट पे। कोई और एक्सपेंडिचर जो कि संविधान या पार्लियामेंट डिक्लेयर करता है वो चार्ज किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड पे। तो ये आपके बजट में मेंशन किया जाएगा। ये आपको इतना समझ में आ गया आर्टिकल 112 तक की। अब आइए दोस्तों आर्टिकल 113 पे। आर्टिकल 113 आपको नाम से ही समझ में आएगा, क्या समझ में आ रहा है, एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स क्या होंगे, एस्टिमेशन क्या होता है, हम अंदाजा लगाते हैं। तो सो मच ऑफ द एस्टिमेट जो कि एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, जो भी खर्चे पानी से रिलेटेड है, जो कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज आप कर रहे हो, वो तो आप पार्लियामेंट के वोट पे रखोगे, जैसे कि बजट के थ्रू आप रख रहे हो। बट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज प्रिवेंटिंग द डिस्कशन इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ एनी दोज एस्टिमेट्स। उन पे डिस्कशन होगा, बिल्कुल होगा, पार्लियामेंट का वोट होगा। अच्छा, एक और चीज है, डिस्कशन पे कोई रोक नहीं लगी है, उस एस्टिमेट्स पे डिस्कशन भी होगा कि भाई क्या क्या खर्चा होने वाला है, किसकी सैलरी, किसका क्या, सारी चीजों पे। क्लॉज 2 यहाँ पे कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्लॉज 2 यहाँ पे आपने सुना होगा डिमांड फॉर ग्रांट की, उसकी बात करता है आर्टिकल 113 क्लॉज 2। कहता है सो मच ऑफ दिस सेड एस्टिमेट्स जो कि अदर, ये तो हमें पता है, आपने बजट में बता दिया, ये तो आपने बता दिया, हमें क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, इस पे वोट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर कोई अदर एक्सपेंडिचर है, it shall be submitted in the form of demand for grants to the Lok Sabha and the Lok Sabha shall have power to assent। लोक सभा कहेगा कि ये खर्चा हमें आपको देना है, अदर एक्सपेंडिचर जो है, या नहीं देना है। assent और refuse assent to any demand और to assent to any demand subject to a reduction। अब वो कहेंगे मान के चलिए हमें 10 करोड़ रुपए मान के चलिए ये रोड बनानी है, तो लोकसभा में मामला गया, कहेंगे आपने मेंशन नहीं किया था पहले, वोट नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 10 करोड़ तो नहीं दे सकते, हम आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ दे सकते हैं। तो ये क्या है, एस्टिमेट्स आपने जो कि अदर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, यहाँ पे डिमांड फॉर ग्रांट की तरह से आपको दिया जाएगा। लेकिन सो मच ऑफ द एस्टिमेट्स एज रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड, जो हमने लास्ट आर्टिकल में देखा, वो तो हमें क्लियर है। क्लॉज 3 देखिए, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट क्लॉज 2 के अंदर आप तब नहीं कर सकते जब तक कि प्रेसिडेंट ने आपको रेकमेंड ना किया हो कि हाँ ये खर्चे के लिए चलो निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, 113 पढ़ लिया। एस्टिमेट्स, एस्टिमेट हमने लगाया कि कंसोलिडेटेड फंड से इतना इतना खर्चा हमारा निकलना है, अदर एक्सपेंडिचर भी निकल सकता है, उसको हम डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में मांगते हैं। कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन के अलावा हम मांग नहीं सकते। क्लॉज कह रही हूं, आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल्स।
अप्रोप्रिएट हम क्या करते हैं, हम पैसे अप्रोप्रिएट करते हैं, तुम्हारा ये काम तुम पैसा लो, तुम ये पैसा लो, तुम ये अप्रोप्रिएशन बिल, ये एक तरीका, इट इज अ प्रोसीजर जो कि फॉलो करना ही करना है पैसा अप्रोप्रिएट कराने के लिए। तो जैसे ही ग्रांट आर्टिकल 113 में कंसोलिडेटेड फंड से कर रहे हो, अदर एक्सपेंडिचर के लिए कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हैव बीन मेड बाय द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा ने कहा चलो ठीक है हम खर्चा पानी के लिए आपको दे रहे हैं, तो यहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक बिल, ये तरीका, ये प्रोसीजर है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कि अप्रोप्रिएशन अब कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाएगा, जो भी ग्रांट किए गए लोकसभा ने एग्री कर लिया क्लॉज 2 के अंदर, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट नॉट एक्सीडिंग एनीथिंग, जो आपने पहले कहा था, हमने कहा 1 करोड़, हम 1 करोड़ देंगे, नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस द अमाउंट शोन इन द स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड डाउन, 112 में जो आपने कहा था। तो क्लॉज 1 कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि भाई अगर आपको पैसा चाहिए है तो उसके लिए एक बिल एलोकेशन के लिए अप्रोप्रिएट फंड करेंगे ना हम कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के, भाई संविधान है, पार्लियामेंट है, कोई खेल थोड़ा ना चल रहा है, उसके थ्रू करेंगे, मतलब बिल के थ्रू करेंगे, क्लॉज 1 कह रहा है। क्लॉज 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी अमेंडमेंट हम अलाउ नहीं करेंगे, नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज टू सच बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, विच विल हैव द इफेक्ट ऑफ वेरिंग, मान के चलिए आप कम ज्यादा कर रहे हो अमाउंट को, द डेस्टिनेशन ऑफ एनी ग्रांट सो मेड, आप कह रहे हो कि हमें पहले इसके लिए चाहिए था, इनको दे दीजिए, इस कमेटी को दे दीजिए, या इस स्टेट गवर्नमेंट को दे दीजिए, या इन अथॉरिटी को दे दीजिए, आप कह रहे हो नहीं नहीं आप उनको दीजिए, नहीं, या वेरी कर रहे हो कोई भी एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज किया गया है उसको कम ज्यादा कर रहे हो, एंड द डिसीजन ऑफ द पर्सन प्रिसाइडिंग एज टू वेदर एन अमेंडमेंट इज इनएडमिसिबल अंडर दिस क्लॉज शैल बी फाइनल। अब यहाँ पे जो भी प्रिसाइड कर रहा है, चेयरमैन हो चाहे स्पीकर हो, उसका डिसीजन यहाँ पे फाइनल होगा। क्लॉज 3 यहाँ पे कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 115 एंड 116, subject to provisions of article 115 and 116, no money shall be withdrawn from the consolidated fund of India except under appropriation made by law passed under this article। इसको इंपॉर्टेंट इसलिए दिया गया है कि आप हर चीज का हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सब कुछ सबकी मर्जी से पास हुआ है, जो भी खर्चा पानी हो रहा है, ठीक है। 114 में आगे आ जाइए। अब देखिए आर्टिकल 115, हमने बता दिया कंसोलिडेटेड फंड से हम इतना खर्चा करने वाले हैं, हमने बता दिया एडिशनली कुछ चीजें हमें अदर मामलों के लिए खर्चे चाहिए, ठीक है, हमने वो भी डिमांड फॉर ग्रांट दे दिया। अब 115 कह रहा है कि मान के चलिए हमें कुछ और एक्सेस ग्रांट्स लगे, मान के चलिए हमें एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, तब क्या? तो 115 क्या कहता है, ये आर्टिकल बताता है कि क्या तरीका होगा, क्या प्रोसेस होगा एडिशनल मनी लेने के लिए सरकार से, अगर इनफ सर्विसेज नहीं है या अगर एकदम से कोई खर्चा आ गया, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गए, है ना, ऐसी सिचुएशन आ गई, तो व्हेन एक्स्ट्रा मनी इज नीडेड, अगर मनी ऑलरेडी आपने किसी प्लान्ड सर्विस के लिए आपने निकाल दिया कि भाई हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम रोडें बनाएंगे, तो उसके लिए इनफ नहीं है, पैसा कम पड़ रहा है, या फिर नए नए खर्चे आ गए जो कि पहले हमने प्लान करे नहीं थे, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट कहेंगे हमें और पैसे की रिक्वायरमेंट है। ऑल्सो इफ द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी ऑन समथिंग, जैसे मान के चलिए रोड बना, ज्यादा खर्चा लग गया, तो यहाँ पे उनको अप्रूवल चाहिए होगा कि हमें और पैसे यहाँ पे चाहिए, सप्लीमेंट्री, एडिशनल या एक्सेस ग्रांट होते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक स्टेटमेंट यहाँ पे पार्लियामेंट में शो करेगा कि कितना पैसा ज्यादा चाहिए और एक्स्ट्रा स्पेंडिंग के लिए अप्रूवल लेंगे। The rules for approving the budget and spending which were followed earlier when the original budget was made will also be followed for asking this extra money। तो आर्टिकल 112 के अंदर जो रूल हमने फॉलो करे वही यहाँ पे भी फॉलो होगा। बेसिकली आर्टिकल 115 यहाँ पे सरकार को अगर ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है सालाना और अनएक्सपेक्टेड रीजन के लिए, तो पार्लियामेंट से अप्रूवल आपको आर्टिकल 115 में चाहिए। सिंपल बात है, आगे आइए। अब इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 116 यहाँ पे वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स की बात करता है। तो यहाँ पे कुछ एडवांस ग्रांट्स, इमरजेंसी ग्रांट्स, एक्सेप्शनल ग्रांट्स की बात करी गई है, आइए इसको समझते हैं। आर्टिकल 116 कहता है कि लोकसभा के पास यहाँ पे अथॉरिटी है फंड्स देने की एडवांस में फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर बिफोर द रेगुलर अप्रूवल। डिफरेंस समझिएगा, पहले इससे पहले 115 में हमने क्या देखा, हमने पैसा ले लिया था, फिर हमें लगा कि ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। 116 में हम क्या कर रहे हैं, अभी बजट पास नहीं हुआ है, बजट से पहले जरूरत है हमें पैसे की। आप क्या, बजट पास होने से पहले हमें जरूरत है,
तो बिफोर द रेगुलर अप्रूवल प्रोसेस इज कंप्लीटेड, उससे पहले हमें जरूरत है, दिस अलाउज फॉर नेसेसरी एक्सपेंसेस टू बी कवर्ड व्हाइल वेटिंग फॉर फाइनल अप्रूवल। हमें जरूरत नहीं है वेट करने की, हम पहले से ही कुछ पैसे ले सकते हैं। इमरजेंसी ग्रांट, यहाँ पे भी एलोकेशन हो सकता है फंड्स का। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल नीड्स यहाँ पे अगर मान के चलिए है, स्पेशली जब कोई स्पेसिफिक डिटेल्स एक्सपेंडिचर की प्रिसाइसली हम बता नहीं सकते क्या होगा। एक्सेप्शनल ग्रांट्स, लोकसभा यहाँ पे फंड्स एलोकेट कर सकती है एक स्पेशल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्पस के लिए, जो कि यूजुअल एनुअल फाइनेंशियल प्लान में नहीं है। तो अब यहाँ पे जरूरी क्या है, पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन। पार्लियामेंट लॉज पास कर सकता है अलाउ करने के लिए ऐसे फंड्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ऐसे ग्रांट्स इंश्योरिंग लीगल एंड ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ पब्लिक मनी। और आर्टिकल 113 और 114 का एप्लीकेशन देखिए, जो भी रूल्स आर्टिकल 113 और 114 में हमने देखे हैं अप्रूवल के, एलोकेशंस के ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अप्लाई टू द ग्रांट्स मेड अंडर दी स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये इंश्योर करता है कि ये जो ग्रांट्स हैं ये प्रॉपरली मैनेज करे जाएं, सिमिलरली उस तरह से जिस तरह से रेगुलर बजट हमारा अप्रूव हुआ था। तो ये है वोट्स ऑन अकाउंट्स, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स जो किए जाते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली ऐसे स्पेशल प्रोविजंस को ले डाउन करता है कि मान के चलिए अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट है, फुल बजट अप्रूवल इज कंप्लीट, इट इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट कैन कीप फंक्शनिंग even if there is a delay in passing annual budget or if there are unexpected exceptional situations, immediate funds की requirement की। आगे आ जाइए दोस्तों, अब हम लोग आएंगे towards the topic of financial bills। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया, अच्छे तरीके से मैं आपको बता चुकी हूँ कि फाइनेंशियल बिल वो बिल्स होते हैं जो फिस्कल मैटर्स से, जो रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, खर्चा, आपका डेट्स, ऑल इन सारी चीज़ों से जो रिलेटेड होते हैं। संविधान फाइनेंशियल बिल जो है टेक्निकल सेंस में ले डाउन करता है। 3 तरीके के फाइनेंशियल बिल होते हैं। एक तो मनी बिल हो गया आपका, दोनों कैटेगरीज जो है वो फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है, आर्टिकल 117 और 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 2 के अंदर। अभी हम उसको देखेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बताता है कि मनी बिल एक तरह से फाइनेंशियल बिल ही है। सारे मनी बिल जो होते हैं वो फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल आप मनी बिल नहीं कह सकते, क्योंकि मनी बिल के लिए हम लिमिटेड है आर्टिकल 110 तक की। ओनली दोज फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल जो कि 110 में प्रोविजंस दिए गए हैं। दीज आर ऑल्सो सर्टिफाइड बाय द स्पीकर, जैसे मनी बिल, इनका भी सर्टिफिकेशन स्पीकर करता है। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 एंड 2 ऑन द अदर हैंड हैव बीन डेल्ट इन आर्टिकल 117। आगे आ जाइए, आर्टिकल 117 देखिए क्या कहता है। फाइनेंशियल बिल रिलेटेड टू स्पेसिफिक मैटर्स जो कि आर्टिकल 110 के अंदर दिए हैं, वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, अमेंड हो सकते हैं पार्लियामेंट में, अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे रेकमेंड करता है। और ये जो बिल्स हैं ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। मनी बिल्स की बात हो रही है, वी ऑल नो दैट। हाउएवर एन अमेंडमेंट टू रिड्यूस और एलिमिनेट अ टैक्स डज नॉट रिक्वायर द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। अगर कोई टैक्स है और उस टैक्स का रिडक्शन या एलिमिनेशन करना है, उसको प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये बताते हैं कि कैटेगरी 1 ऑफ फाइनेंशियल बिल्स है। फाइनेंशियल बिल रिलेटेड टू स्पेसिफिक मैटर्स जो कि आर्टिकल 110 में है, वो हम सिर्फ वहीं पे इंट्रोड्यूस करेंगे और लोकसभा में। और अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट किया जा रहा है टैक्स के रिडक्शन से रिलेटेड या एलिमिनेशन से रिलेटेड, उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर क्या कहता है, बिल्स और अमेंडमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड फाइनेंशियल बिल। कोई भी बिल या अगर अमेंडमेंट हो रहा है उस बिल में, उसको हम फाइनेंशियल बिल इस वजह से कंसिडर नहीं करते हैं कि उसमें फाइन है, पेनल्टी है, फीस है लाइसेंसेस के, सर्विसेज का, या कोई इम्पोजिशन रिमूवल है, टैक्स का कोई चेंजेस है बाय लोकल अथॉरिटीज फॉर लोकल पर्पस। फिर उसके बाद देखिए, एनी बिल दैट इफ पास्ड वुड लीड टू स्पेंडिंग फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट नॉट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट अनलेस प्रेसिडेंट ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया हो कि भाई आपका यहाँ पे अलाउ किया जाता है। अनलेस द प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड इट्स कंसिडरेशन टू द रेलेवेंट हाउस। तो कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी बिल यहाँ पे स्पेंडिंग नहीं होगी किसी भी बिल के अंदर जब तक कि अप्रूवल नहीं है। आर्टिकल 117 भी इन्हीं सारी चीज़ों को ले डाउन करता है जो आर्टिकल 110 में हमने कहीं ना कहीं देखी है। ठीक है, तो आर्टिकल 117 में यही दिया गया है। ये 3 क्लॉजेज आप अच्छे से देख लीजिएगा, सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बता दिया है। 118 यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में बात करता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में हर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट
हैज़ द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश, अपने रूल्स बना सकते हैं अपने प्रोसीडिंग्स को गवर्न करने के लिए, कैसे बिजनेस कंडक्ट करा जाएगा। बस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है जो कि हाउस ने बनाए, द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स दैट वर इन प्लेस फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। चेयरमैन जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का है, स्पीकर लोकसभा का, ये यहाँ पे नेसेसरी मॉडिफिकेशंस ऐसे रूल्स के कर सकते हैं जो पहले के रूल्स हैं उनकी। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन स्पीकर, वो अपने एस्टैब्लिश कर सकते हैं रूल्स प्रोसीडिंग्स को गवर्न करने के लिए जॉइंट सिटिंग की। जॉइंट सिटिंग पे बोथ द हाउसेस की जब जॉइंट सिटिंग होगी, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल वो प्रिसाइड करेंगे। इन द स्पीकर्स एब्सेंस अनदर डेजिग्नेटेड पर्सन वो करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 119 यहाँ पे रेगुलेशन की बात करता है, बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, जो कि फाइनेंशियल बिजनेस से रिलेटेड है। पार्लियामेंट में फॉर द पर्पस ऑफ टाइमली कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस रेगुलेट बाय लॉ द प्रोसीजर ऑफ एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन ईच हाउस। तो पार्लियामेंट यहाँ पे रेगुलेट करेगा, कोई भी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है, सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे वो देखेंगे। और अगर कोई भी लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है विद एनी रूल मेड बाय अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, रूल जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट बनाए हैं और उसके अगेंस्ट हो रहा है अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 118, और विथ एनी रूल और स्टैंडिंग ऑर्डर हैविंग इफेक्ट इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, क्लॉज 2 के अंदर सच प्रोविजन शैल प्रिवेल, यानी कि जो प्रोविजन है हमारे आर्टिकल 118 और 19 के अंदर वही प्रिवेल करेगा। लास्टली दोस्तों आर्टिकल 120 यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात करता है, कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 17 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348, बिजनेस जो है वो हिंदी या फिर इंग्लिश में ट्रांजैक्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट में। साथ ही प्रोवाइजो कहता है कि जो चेयरमैन है, स्पीकर है, या कोई भी पर्सन जो एक्ट कर रहा है एज द केस में भी, वो परमिट कर सकता है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हिंदी या इंग्लिश में, अपनी मदर टंग में कर सकते हैं। क्लॉज 2 कहता है कि अनलेस द पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, ये जो आर्टिकल है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 15 साल फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव इफेक्ट एज इफ द वर्ड्स और इन इंग्लिश, वो ओमिट कर दिए गए हैं। देयरफ्रॉम 15 साल के लिए कहा गया था, बट इसको हम चेंज कर देते हैं। जब हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस के पार्ट में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, इसको हमने बढ़ा दिया है। आर्टिकल 121, आर्टिकल 122 एक साथ कर लीजिएगा। आर्टिकल 121 कहता है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। कहता है कि कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा। किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट के बारे में, मान के चलिए उन्होंने कोई जजमेंट पास कर दिया, उसके लिए आपको एक मोशन पास करना पड़ेगा फॉर प्रेजेंटिंग एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जज एज प्रोवाइडेड। फिर उसके बाद 122 कहता है कि कोर्ट यहाँ पे इंक्वायर नहीं करेगा इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन एनी कोर्ट। किसी भी इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर के ऊपर कोई भी ऑफिसर, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसके पास पावर है बाय अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर और द कंडक्ट ऑफ बिजनेस और फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन पार्लियामेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज बाय हिम ऑफ दोज पावर्स। तो किसी भी ऑफिसर, किसी भी एमपी को जिसके पास पावर है संविधान के अंदर प्रोसीजर को रेगुलेट करने की, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के या ऑर्डर मेंटेन करने की पार्लियामेंट में, शैल बी सब्जेक्ट टू जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज। मान के चलिए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। विप जानते हो ना आप लोग, उसका भी सिमिलर है, तो उसको भी ये प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। बस इसी के साथ हमने आज का सेशन जो है दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। आई होप टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर हो गए हैं, अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं मेंस के, ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में, मनी बिल्स के ऊपर क्या एक्सटेंड तक की लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, और उसके साथ ही साथ प्रोसेस क्या है मनी बिल्स का, बता सकते हैं अपनी लैंग्वेज में मोल्ड करके। और एक क्वेश्चन आपका मैंने यहाँ पे डाला हुआ है जो झारखंड एपीपी 2012 में पूछा गया था, कौन सा बिल यहाँ पे जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाया, मतलब कौन सा वो बिल है जिसके लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। बस इसी के साथ दोस्तों हमने पार्लियामेंट कंप्लीट कर लिया है, एंड आई एम वेरी श्योर अब इसके साथ जब भी आप स्टेट लेजिस्लेचर देखोगे आपका वो भी कवर हो जाएगा। कुछ भी अलग नहीं है, सिमिलर प्रोविजंस हैं, आपके ऊपर है 79 टू लेकर के 122 पूरा मैंने आपको करवा दिया है। इसके बाद हम यूनियन जुडिशरी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं।
आई होप आपको मज़ा आया होगा, टॉपिक्स आपके कवर हो गए हों। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड।